आज का लेक्चर हम बिगिन करते हैं अपनी उस डिस्कशन से जो क्वेरीज आई रिसीव्ड। अर्जुन को कंपेयर किया गया है। एनियस हीरो है, वो ग्रीक माइथोलॉजी, वो ट्रोजन वॉर से रिलेटेड है। जैसे हम ओडिसियस को पढ़ते हैं, एकील्स को पढ़ते हैं, ये सब वॉरियर्स हैं, ये सब योद्धा हैं जो उस युद्ध में, ट्रोजन वॉर में बड़े इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स थे। एनियड पे जो एक वर्जिल ने लिखा है कॉम्पोजिशन, इफ यू रिमेम्बर, हमने तब भी जिक्र किया था जब हमने वेस्टर्न लिटरेचर में एपिक्स का क्या प्लेस है, पोजीशन है, उस पे टाइम पे भी हमने जिक्र किया था। अर्जुन को इस एनियस नाम के कैरेक्टर के साथ, योद्धा के साथ तुलना करने का जो जो मोटिव है वो ये है कि एनियस भी हीरो है ऐसा, जो कि अपने ड्यूटी की प्रति, अपनी कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, जो उसकी ड्यूटी है टुवर्ड्स हिज कंट्री, टुवर्ड्स हिज पीपल, एनियस। ठीक है, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति बहुत लॉयल रहता है। तो बड़ा जो उसकी अपनी हैप्पीनेस है, उसका अपना जो जो लव है, फीलिंग्स है टुवर्ड्स हिज कंपेनियन डीडो, वो उसको भी सेक्रीफाइस कर देता है, बिकॉज उसकी ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स गॉड्स एंड पीपल। और यही जो है यही उनकी एबिलिटी है कि उन्होंने जो उनको पाथ, जो उनको रास्ता लाइफ का मिला, राइट, चाहे वो अनहैप्पी थे, बट बिकॉज ऑफ हिज सिंसियरिटी टुवर्ड्स ड्यूटी ही एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे वो जो क्वेरी है आपकी, कि इसको अर्जुन की जो हीरोइज्म है उसको एनियस के साथ डिस्क्राइब, कंपेयर भी किया है, और उसको इनर विक्ट्री, देखो दो लेवल की बात होती है। युद्ध जो है एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जो इनसाइड चलता है, द ह्यूमन माइंड, द ह्यूमन हार्ट। जो हम बात कहते हैं कि रावण, राम और ये जितने गुड और बैड फोर्सेस हैं, वो बाहर नहीं है, वो इनसाइड दी हार्ट है। ठीक है, हम सबके पास फ्लॉज हैं और हम सबके पास स्ट्रेंथ्स हैं। तो हम लोग रोज एक युद्ध जो है उसको एनकाउंटर करते हैं। तो जब गांधी जो है वो जितने रिनाउंड फ्रीडम फाइटर हैं, वो उतने ही ज्यादा गहन सोच वाले फिलोसोफर भी थे। तो उन्होंने ही कहा कि जो ये वॉर है, कौन सी वॉर, जो हम जैसे एक महाभारत को समझते हैं, राइट, वो फिजिकल आउटर वे रिप्रेजेंटेशन है वॉर का। लेकिन ये दो जो कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस हैं, दो मतलब एक तरफ एक राइवल्स हैं, दूसरी तरफ दूसरे, है ना, दो ओपोनेंट आर्मीज हैं, ये लगातार चलती हैं। दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर भी ये चलती हैं। एक तरफ हम कुछ करना चाहते हैं, हम सोचते हैं वो सही है, और दूसरी तरफ एक्चुअल में जो धर्म है, जो ड्यूटीज हैं हमारी, वो हमें कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस में डालती हैं। तो ये जो है जो इंटरनल, जो अंदर मन में द्वंद चल रहा है, और जो सामने एक फिजिकली हम कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस को एनकाउंटर करते हैं, ये साइमल्टेनियसली चलता है। और ये जो हम अर्जुन को, जब अर्जुन की सिचुएशंस को समझते हैं जो युद्ध में है, जब कृष्ण उनको टीचिंग देते हैं, तब भी उनका वो जो माइंड है ना, वो भी साथ साथ उतना ही टर्मोइल में है जितना कि वो फिजिकली टर्मोइल में है, उस डिसऑर्डर में है, जो कि युद्ध के रिजल्ट से है। तो अर्जुन जो है एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जो हम सबके अंदर है। ठीक है, वी ऑल हैव दिस द्वंद, ये डिलेमा हम सबके अंदर है, दैट वी हैव टू ओवरकम। दूसरा आपने पूछा था बच्चे कि कृष्ण, और जो कृष्ण एज अ मेंटर, एज अ गाइड अर्जुन को टीच कर रहे हैं, और उसको कह रहे हैं कि तुमने अपना मन शांत रखना है, राइट, और उसको जैसे कि एक एथलीट को समझाया जाता है कि आपको अपने जोन में रहना है। हम जब योग को समझते हैं, पतंजलि जो है वो एक बहुत फेमस
ग्रामेरियन थे। पतंजलि जो है, मैंने अभी कहा कि कुछ जो बहुत पुरानी एंशियंट सेंचुरीज में, अगर हम सीई की बात करें तो 5वीं सदी के आसपास वो जितने फेमस वर्क्स के लिए उनको जाना जाता है उनमें है एक तो योग सूत्र उन्होंने लिखे थे, ठीक है, और उन्होंने इस पे भी बहुत काम किया था। ग्रामर जो जो पाणिनि है उनकी डिफेंस में भी उन्होंने लिखा था अपना जो क्रिटिक है उनका। तो ये जो पतंजलि का जिक्र यहाँ पे इसलिए है कि जैसे पतंजलि की राइटिंग्स में बताया जाता है कि योग क्या है, राइट, योग के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, समाधि, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट ही टॉक्ड अबाउट इन हिज बुक, योग कैसे प्रैक्टिस करना है। सो दिस इज व्हाट पतंजलि रोट अबाउट। और कृष्ण ने भी उनको, अर्जुन को सबसे पहले क्या बताया कि आप तभी अच्छे से अपनी जो फिजिकल एंट्री, फिजिकल पावर शो कर पाएंगे अगर आप माइंड पे काम है। तो कृष्ण की जो ये एडवाइस है, इट इज द सेम जो पतंजलि ने भी कहा, that you have to work on the inner health of your spirits। इसीलिए कहते हैं कि योग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो थॉट्स हैं, having mind, calm mind, and also having this zone जिसमें कि आप इम्पार्शल होकर अपना काम कर सकते हैं। आप पक्षपाती नहीं होंगे, आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड नहीं होंगे इमोशंस के साथ। आई होप दिस क्लियर्ड योर डाउट, प्रीति। और कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन जो हम कर रहे थे पिछली अपने लेक्चर्स में, हम लोगों ने समझा जो डाइसिंग का जो गेम था, फैमिली गेम, वो कैसे बिगिन हुआ, क्या इफेक्ट हुए उसके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस एपिक में उभर के बार बार डिस्कस हो रही है वो है इशू ऑफ धर्म, ठीक है। और धर्म जो है, हमने इसको समझा कि जो ड्यूटीज हैं, जो एक इंसान की कमिटमेंट है किसी प्रिंसिपल की तरफ, जैसे हम समझ रहे थे जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ये लोग हैं क्षत्रिय, और वो कैसे अपने वर्ड्स को और चैलेंज को कभी रिजेक्ट नहीं करते थे। सो वी थॉट, वी फ्रेम्ड दिस इंसिडेंट कि ये सब कुछ उसी से जुड़ा है। हमने डाइसिंग को समझने की कोशिश की, क्या उसके इफेक्ट्स थे, रेपरकशंस थे। द्रौपदी एज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस, कंटेम्पररी रेलेवेंस, हमने बात की सिचुएशन ऑफ वुमेन, और हमने ये भी बात की माइंड सेट, पेट्रियार्कल व्यू पॉइंट, किस तरीके से देखा जाता था वुमेन को उस टाइम पे। जब हमने जो वी टॉक्ड अबाउट, जहाँ पे ये सब हार जाते हैं उस गेम से, तो पांडव जो हैं धृतराष्ट्र के उस दरबार से दे डिपार्ट, और जैसे ही वो चले जाते हैं, वी ऑल नो दुर्योधन इज नॉट हैप्पी विद हिज कजन्स, और वो दोबारा से एक प्लानिंग है उसके मन में, एक फिर कॉन्स्पिरेसी है जो वो शकुनी और करण के साथ मिलके बनाने की कोशिश करता है। अगेन ही गोज टू हिज फादर धृतराष्ट्र, फिर उसको कहते हैं कि आप पांडवों को वापस बुलाइए। अब हम सब जो है विदुर की भी अगर बात देखें, तो विदुर भी जब दुर्योधन को डांटते हैं या उनको समझाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो टाइगर्स हैं पांडव्स। और अब दुर्योधन को पता है कि दिस फीलिंग कि वो जरूर पांडव जो हैं अपनी ह्यूमिलेशन का बदला लेंगे। तो इसीलिए वो क्या करता है दुर्योधन, अगेन ही प्लान्स अ कॉन्स्पिरेसी, फिर प्लॉट करता है वो कि क्यों ना हम गेम ऑफ डाइस एक और बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि हम उनको, अभी तो सिर्फ वो चीजें हारे हैं ना, अब फिर हम क्या प्लान करते हैं कि ये जो उसकी कंडीशन होगी उस गेम की, जो हारेगा उसको वहां से
एग्जाइल करना पड़ेगा। एग्जाइल, ऑल ऑफ यू नो, जब किसी को देश निकाला मिलता है, अपने एरिया से जाना पड़ता है। और फिर वो धृतराष्ट्र को पूरा श्योर कर देते हैं कि शकुनी जैसा मैनिपुलेटिव प्लेयर कोई नहीं है और वो जरूर जीत जाएंगे। और ये ऐसा प्लान बना लेते हैं वो सब कि पांडव्स को हमने यहाँ से हटा देना है एटलीस्ट फॉर 13 years। और हम सब जान रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र हैं, वी आर अगेन एंड अगेन एम्फेसाइजिंग दिस पॉइंट, उनका जो ब्लाइंडेडनेस है इन लव फॉर हिज सन, तो वो एक टेम्पटेशन भी है कि हाँ ऐसा हो सकता है ना, और डर तो है ही है। सो ही गिव्स दिस ऑर्डर कि ठीक है, पांडव्स को बुलाओ अगर वो रास्ते में ही है। और वहां पे फिर एक जो मैसेंजर है वो युधिष्ठिर के पास जाता है, उसको कहता है कि आपको राजा ने ये बुलाया है। एंड वी ऑल नो कि युधिष्ठिर को भी समझ है कि अब अगर सेकंड गेम होती है तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। उसको भी पता है कि जैसे डिवास्टेशन आती है, जैसे प्रलय आती है, तो वैसे ही सब होने वाला है। युद्ध भी सिचुएशन हो सकती है। बट जैसे हमने पहले कहा, युधिष्ठिर उन सभी फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कहते हैं कि एक इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी ड्यूटी है, उसका धर्म है। और युधिष्ठिर की ड्यूटी क्या है? टू बे बाय हिज अंकल, एंड जिनको वो अपने फादर लाइक रिगार्ड देते हैं। सो ही ओबेज द वर्ड ऑफ धृतराष्ट्र। और फिर वो दोबारा से जो है पांडव, वो वहां उस हॉल में पहुंचते हैं। एंड वी सी, ऑल ऑफ अस नो कि जो जो हमने अभी पहले पार्ट में डिस्कस किया, वही सब यहाँ पे है, दोबारा से ही होना है यहाँ पे, राइट? वही कैरेक्टर, वही उनकी सोच। जब हम शकुनी को व्यू करते, शकुनी इज अ गैम्बलर जिसके पास स्किल है, राइट? उसके पास स्किल है। कैसा स्किल है? जैसे कि कोई स्पेल करता है, ठीक है। और दुर्योधन के पास कैसा है? जिसको कि स्वभाव, जिसको कि बिहेवियर भी नहीं है उसके अंदर, तो अच्छा बिहेवियर भी नहीं है, जो कि एक स्पेशली एक किंग प्रिंस, कोई राजकुमार के लेवल का जो एक कैरेक्टर है, उससे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। सो वी सी दुर्योधन और दुशासन उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो क्राइम, जो करप्शन, जो मिसकंडक्ट, मिसट्रीटमेंट से भरे हुए हैं, है ना। तो वही सब जो है ये वही सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। हम सब ने देखा था कि जो पहली गेम थी डाइस की, वहां पांडव सब कुछ खो चुके थे। और यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो है कि अब जो हारेगा वो फॉरेस्ट में जाएगा। दैट मीन्स क्लियर कट है कि उनको एग्जाइल में जाना होगा। और वहां पे 12 साल रहना उन्होंने, 12 years। और जो जो 13th ईयर है, 1 साल जो है, वो भेष बदल के डिस्गाइज में रहना है। DISGUISE, डिस्गाइज होता है अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रहना है। और अगर उस 13th ईयर में, अगर उस 13वें साल में उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई, तो फिर 12 साल उनको रिपीट करने पड़ेंगे जो एग्जाइल के हैं। सो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बात की। जो फॉर्चून, जो यश, जो वैभव देखा था दुर्योधन ने पांडवों का, वो कितना ज्यादा जेलस था। एंड वी सी कि रिवर्स हो जाता है फॉर्चून भी। और कैसे रिवर्स हुआ कि पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट, जो उनकी प्रजा थी, वो भी अब उनका भी फॉर्चून रिवर्स हो गया। सो एंड वी नो कि जब ये खत्म होता है, वो सब हार जाते हैं। और ये वही पांडव हैं जिनका इतना फेम था, और वो अब यहाँ पे एनिमल स्किन के साथ खुद को कवर करके, एंड दे आर लीविंग फॉर फॉरेस्ट। So this is what we have the summary, the story of this part. जो क्या है पार्ट? सीक्वल टू द डाइसिंग। क्योंकि सीक्वल आपको पता है बाद का हिस्सा।
और हम सब जानते हैं कि दुर्योधन एक ऐसा कैरेक्टर है जो ईर्ष्या से, जेलसी से भरा हुआ है ना। और उसको तो फिर भी जब पांडव जा चुके हैं, रास्ते में हैं, उनको उसको फिर भी डर है ना। क्योंकि वी सी कि जो पांडव्स हैं वो वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग हैं जो अपनी गरिमा, ऑनर, डिग्निटी के साथ यू नो उनको बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ा। वी नो दिस थिंग कि जो ये पार्ट है, जो सीक्वल है डाइसिंग का, धृतराष्ट्र को किसी लेवल पे ये लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल हो गई है, और जैसे ही उसने द्रौपदी को वो जो बून्स दे दिए हैं, राइट, वेल्थ वापस दे दी है पांडव्स को, फ्री कर दिया है उसने पांडव्स को, तो उसको लगता है जितना डैमेज हुआ था वो सब ठीक हो गया है। बट जब दुर्योधन उनको एड्रेस करते हैं अपने फादर को, तो वो उनको कहते हैं कि वो एक तरीके से जख्मी, वुंडेड टाइगर्स हैं, और ये हमारी मिस्टेक होगी अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, जाने देंगे, बिकॉज दे कैन अगेन वेज अ वॉर, है ना, वो बदला लेंगे। और जैसे ही दुर्योधन ये ड्रामेटिकली जो ये गुस्सा है, जो ये एटीट्यूड है पांडवों का, वो खुद ही बनाता है ना, ये उसका फैब्रिकेटेड ट्रूथ है कि पांडव ऐसा फील करेंगे। तो धृतराष्ट्र जो है इतने कन्विंस्ड हो जाते हैं, मान लेते हैं कि हाँ, सच में जो कौरवों का जो डिस्ट्रक्शन है वो इनएविटेबल है अगर ऐसा हमने उनको छोड़ दिया। सो वी नो दिस कि जो जो कॉन्स्पिरेसी से भरा हुआ माइंड है दुर्योधन का, जो इनसिक्योरिटी और जेलसी से भरा हुआ है माइंड दुर्योधन का, एक लेसन है हर एक रीडर के लिए कि जेलसी, इनसिक्योरिटी, ये सब सबसे बड़े पिटफॉल्स हैं जहां पे इंसान कभी फिर एक बार गिर जाए तो बाहर नहीं आता, और अपने आप को तो वो कभी भी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए तो काम नहीं कर सकता। सो वी सी कि दुर्योधन को अभी किस बात का डर है, क्यों वो दोबारा से पांडवों को वापस लाना चाहता है? क्या उसको डर है कि वो, क्योंकि वो जो इंसान जैसा है वो वैसा ही सामने वाले को सोचेगा ना। दुर्योधन को लग रहा है कि अगर मेरे साथ ये इंसल्ट हुई तो मैंने बदला लिया, अब पांडव्स भी मुझसे रिवेंज लेंगे। सो ही नोज कि उसने कितना ह्यूमिलेट किया है पांडव्स को, एंड ही हैज दिस फीलिंग कि अब वो मुझे टारगेट करेंगे, उनका गुस्सा जो है वो मुझ पे आएगा। तो इसीलिए वो अपने फादर को इन्वॉल्व कर रहा है उस कॉन्स्पिरेसी में कि क्यों ना एक और गेम ऑफ डाइस अरेंज की जाए जहां पे वो अपनी उस मंद भावना, उस नफरत को पांडव्स के अगेंस्ट यूज करना चाहता है। द वे दुर्योधन एड्रेस करते हैं धृतराष्ट्र को, आई एम कोटिंग फ्रॉम पेज नंबर 33. Have you not heard, king, what the learned priest of the gods Brahaspati said when he propounded policy to Shakra? Enemy killer, enemies must be cut down by any means before they, with war or force, can do you evil. So, जब दुश्मन है तो दुश्मन को हर हाल में खत्म कर दो, इससे पहले कि वो युद्ध या किसी बल की यूज से आपको ही हार्म पहुंचाएं। हम सब देख रहे हैं दुर्योधन जो है वो अलार्म, एक जैसे किसी को चेतावनी देनी होती है ना, सो वैसे वो अपने फादर को कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से उनकी इंसल्ट हो रही थी, पांडवों ने, स्पेशली भीम ने कैसे शपथ और कस्में खाई थी। सो ही नोज दिस, दुर्योधन को इस चीज का एहसास है, वी हैव ऑफेंडेड देम एंड दे विल नेवर फॉरगिव अस। और जब ये एहसास है उसको कि हमने उनको बहुत आहत, चोट पहुंचाई है और वो हमें माफ नहीं कर सकते, who among them could forgive the molestation of Draupadi? Now see, this is what I was talking about, the inner conscience. हम जब डिस्कस कर रहे थे दुर्योधन का कैरेक्टर, मैंने तब भी इस बात पे स्ट्रेस किया था कि जब एक इंसान है वो जितना मर्जी बुरा हो, उसकी अंतर आत्मा उसको जरूर बताती है कि दिस इज व्हाट यू डिड रॉन्ग, ये तुमने सही किया, ये तुमने गलत किया। सो ही नोज कि जो मोलेस्टेशन हुआ द्रौपदी का, वो माफी के लायक नहीं है। सो वी नो कि दुर्योधन को भी डर है
उसको भी एहसास है, डर सिर्फ इस चीज का नहीं, उसको ये भी एहसास है कि उसके जो डीड्स थे, एक्शंस थे, उनकी सीरियसनेस क्या थी, उसने किस हद तक जो है ही स्टूप्ड फ्रॉम हिज कैरेक्टर। तो इसीलिए वो बार बार इस बात पे एम्फसाइज स्ट्रेस कर रहा है कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है और हमारे दुश्मनों को खत्म कर देना है। सो वो क्या कर रहा है, आप कभी इस सिचुएशन, इस मनोस्थिति को, साइकोलॉजी को, दुर्योधन की साइकोलॉजी को समझिए। क्रिएट करना, फैब्रिकेटेड शब्द यूज किया था मैंने, खुद बना लेना वो इमेज कि ऐसी सिचुएशन है और ये होगा, ठीक है। तो वो पहले उसने इनसिक्योरिटी और इन सब पे बात की और अपना डर, स्पेशली अपना डर, उसको बात की। अब वो डर अपने फादर के अंदर क्रिएट कर रहा है। सो व्हाट डज ही से? फादर, द पांडव्स हैव ग्रास्प्ड देयर swords, है ना, तलवारों को ग्रहण पकड़ लिया है कस के। दे हैव माउंटेड देयर चैरियट्स, रथों पे वो सवार हो गए हैं। एंड दे आर एनरेज्ड, गुस्से से भरे हुए हैं। इन देयर फ्यूरी दे विल एनिहिलेट अस, एनिहिलेट यू ऑल नो, डिस्ट्रॉय, खत्म कर देना, like poisonous snakes. Arjun is going fully girt, uncovering his two quivers. और हम सबको पता है कि उनकी तो क्विवर में ही सारी पावर है अर्जुन की, राइट? और गर्ट, जैसे किसी को बहुत ज्यादा ना जैसे हम घेर लेते हैं ना, और बांध लेना है किसी चीज को, क्या कर रहे हैं वो, क्या बांध रहे हैं अर्जुन? द क्विवर्स दैट ही हैव, एरोज हैं उसके पास। ही कीप्स पिकिंग अप हिज गांडीव एंड लुक्स अबाउट हिम, पेंटिंग हेवीली। और पैंटिंग क्या होता है? बहुत गहरे लंबे सांस लेना, क्योंकि गुस्सा बहुत है। द वुल्फ बेली मैंने बताया था ये भीम के लिए यूज होता है, जो adjective है, wolf belly. Swiftly raises his heavy club, we hear, and is fast riding out on the chariot he has tamed. तो एक ऐसा इमेज क्रिएट किया है दुर्योधन ने पांडवों का। और हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो है वहां पे भीम और अर्जुन जो है वो भी कन्वर्स करते हैं उस टाइम पे जब द्रौपदी का मॉलेस्टेशन होता है। सो जस्ट सी, इस डायलॉग में हम देख रहे हैं कि दुर्योधन जो है वो एक ऐसा ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं धृतराष्ट्र के आगे कि जो मैं डरा रहा हूं ना, जो मैं बात क्रिएट कर रहा हूं, ये मेरा भ्रम नहीं है, ये मेरी फैब्रिकेशन नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। और एनिमीज को, दुश्मनों को कैसे हैंडल करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक कि अभी तो वो हमारी टेरिटरी के अंदर हैं, वंस दे गो आउट तो हम उनको नहीं टैकल कर पाएंगे। हम ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। जब हम पहले भी बात कर रहे थे कि इस एपिक में फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज है, हमने मेटाफर्स और सिमिलीज और हाइपरबोल को देखा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी को लाइक पॉइजनस स्नेक्स का एक्सप्रेशन यूज करना। और हम देख रहे हैं दुर्योधन पांडवों को बोल रहे हैं फ्यूरियस पॉइजनस स्नेक्स, है ना, पॉइजन गुस्से का है। और वो जो स्नेक्स का उनको एक्सप्रेशन दिया है सिर्फ इसलिए कि वो पूरा जो कुरु की वंशावली है वो सब खत्म कर देंगे। धृतराष्ट्र के सामने सिर्फ इसलिए ये सब सच्चा लग रहा है क्योंकि इमेज वैसी क्रिएट की है। तो सिमिलीज और मेटाफर्स, हाइपरबोल इसीलिए क्रिएट होती हैं एपिक्स में क्योंकि वो रियल एक विजुअल डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर देती हैं किसी के बिहेवियर और एटीट्यूड का, है ना। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पांडवों के एटीट्यूड को दुर्योधन ने इंटरप्रेट किया है, जैसे वो वहां से जब दे लीव द कोर्ट, है ना, ये दुर्योधन ने माना है कि दिस इज हिज प्रोजेक्शन कि पांडव ऐसा महसूस करते होंगे। नाउ वी हैव टू सी एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, एज अ रीडर ऑफ दिस एपिक, कि क्या जो दुर्योधन मान रहे हैं कि जब वो कोर्ट से जा रहे हैं और वो स्नेक्स जैसी फीलिंग्स के साथ, यू नो, रिवेंज से भरे हुए हैं, तो क्या आपको ये ट्रूथ लगता है या आपको ये फैब्रिकेटेड वर्जन लगता है जो ये दुर्योधन नरेट कर रहे हैं, जैसा उन्होंने अर्जुन और भीम के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया?
हालांकि उसमें वो नेगेटिव चीज लेके आ रहे हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि जो अर्जुन और भीम है उनमें कितनी फिजिकल प्राउएस है, कितनी उनके अंदर स्ट्रेंथ है ना। और द वे ही यूजेस दोज वर्ड्स, पेंटिंग, या बहुत तेजी से राइड करते हुए आ रहे हैं। और जितना भी, जब हम शकुनी का डिस्क्रिप्शन देख रहे थे बिगिनिंग में, जब शकुनी ने इनको कहा पांडवों को कि इनका तो बहुत हाई फॉर्च्यून है ना, इसीलिए वो एंजॉय कर रहे हैं, हमने तब भी देखा कि एनिमीज भी पांडव्स को जब एक्सप्रेस उनकी उनकी स्ट्रेंथ और उनकी पावर को डिस्क्राइब करते हैं, वो ज्यादा हाईलाइट होता है उनका पॉजिटिव पॉइंट, है ना। और दुर्योधन जब पांडवों को जिस तरीके से वो दिखते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं, दिस इज ऑन द टॉप ऑफ पेज 34. Nakul has taken his sword and his shield with the 8 moons, and Sahadev and the king have made their attitude clear with gestures. तो gestures आप समझते हैं बॉडी मूवमेंट से ही क्लियर हो रहा है. Mounted on their chariots, they are equipped with. Equipped with क्या होता है? जब हम बहुत ज्यादा लैस हैं, क्या है, वेपन्स हैं, हथियार शस्त्र हैं, और ये सब लेकर वो अपने रथों पे सवार हो गए हैं. Gear and whipping the chariot teams, they are rushing out to raise their army. और हम सबको पता है कि चाबुक का इस्तेमाल तेजी से एनिमल्स को हिट करते हुए इंसान जो है वो अपनी एंगर को शो करते हैं. दे आर रशिंग आउट कि वो अब आर्मी रेज करेंगे, वो अब आर्मी इकट्ठी करेंगे कि वो वॉर वेज करने वाले हैं. ये जो दुर्योधन की पूरी स्पीच है, ये सिर्फ हमारे सामने स्पेशली जो वो अपने फादर धृतराष्ट्र को एड्रेस कर रहे हैं, उनके सामने एक ऐसा पाल्पेबल पिक्चर क्या होती है, समथिंग क्लियर व्यू, विविड, बिल्कुल क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, तो सिर्फ इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि वो शो करना चाहते हैं अपने फादर को कि पांडव जो हैं उनके अंदर रिवेंज है और इतना एंगर है दैट दे आर गोइंग टू रेज एन आर्मी अगेंस्ट अस. और इसी कॉन्टेक्स्ट में दुर्योधन जो है, ये जो अपना उनका जो ये प्लॉट, कॉन्स्पिरेसी, साजिश का मोटिव है, लक्ष्य है, वो भी क्लियर कर रहे हैं कि मुझे एनिमी को कंप्लीटली क्रश कर देना है. इससे पहले, जैसे वो स्नेक है ना, कि वो अपना हेड रेज करें और मैं उससे पहले उसको क्रश कर दूं, और वो खुद आर्मी जो रेज कर रहे हैं कौरवों को खत्म करने के लिए. सो दुर्योधन से, वी मस्ट डाइस अगेन विद द पांडव्स, ब्लेस यू to send them to the forest so we shall be able to bring them in our power. Now just see, उनको पता है कि वो फिजिकली उनके आगे नहीं है बिल्कुल, उनको पता है मैनिपुलेटिव वे में वो हार सकते हैं. So this is another important issue that can be discussed right here. वो है प्रभु सत्ता, पावर का इशू. क्योंकि दुर्योधन को सिर्फ इसलिए पीस ऑफ माइंड नहीं है क्योंकि उसको अपने जो राइवल्स हैं वो अभी भी जिंदा दिख रहे हैं. ही जस्ट वांट्स कि वो एलिमिनेट हो जाएं. वो चाहता है कि पूरी की पूरी किंगडम पे उसका अपना एक पावर रहे, वो खुद अकेला उत्तराधिकारी बने. दिस इज वन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन अर्ज जो शायद हम कंटेम्प्ररी इंडियन सोसाइटी में बहुत अच्छे से देखते हैं. भूल जाते हैं लोग कि वो कैसे कनेक्टेड हैं रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से. क्या दिखता है उनको? सिर्फ जमीन. और ये वो जमीन है जो शायद उन्होंने शायद क्या, यकीनन ही किसी ने कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट अपने साथ परमानेंट कोई नहीं रख सकता. इवन देन कितना पोजेशन, कितना ज्यादा फीलिंग है पोजेसिवनेस की, जैसे कि दुर्योधन के मन में थी. ही वांट्स कि एंटायर किंगडम उसकी हो. उसको बार बार लग रहा था कि अगर पांडव वापस आते हैं तो वो क्लेम करेंगे थ्रोन पे, सिंहासन पे. और यही चीज उसको बार बार तंग करती है, उसको परेशानी का रीजन बनती है. और हम सब जानते हैं कि जितने भी एल्डर्स हैं उस फैमिली के, उनको पता है कि जो एक लेजिटिमेट जायज जो राइट है वो पांडवों का है.
और हम सब जानते हैं कि पांडव इतने जो हम हिंदी में एक्सप्रेशन यूज करते हैं खुददारी का ना, सो वो कभी भी नहीं कहते कि हमें एंटायर किंगडम दो. वी ऑल नो दैट दे केम फॉर दिस 5 विलेजेस का राइट उनको चाहिए था. और हम देख रहे हैं कि जो दुर्योधन है उसके लिए तो ये ऐसा थ्रेट है जो कि क्या है कि बस जो उसके मन में डर है कि वो सारा किंगडम खुद एयर बनना चाहता है, खुद उत्तराधिकारी बनना चाहता है. उसको बार बार ये डर है कि पांडव जो हैं वो उससे छीन लेंगे सब कुछ. so, इसीलिए वो इस फीलिंग तक आता है कि मुझे पांडव कंप्लीटली आउट चाहिए, है ना. और वो इसीलिए प्लान करता है, और वो जो उसकी कॉन्स्पिरेसी है वो अपने किंग के साथ भी शेयर करता है. They or we, whoever it be that is defeated at the dicing, must go into the forest clad in deer skins for 12 years. तो clad क्या होता है? Dressed. तो वस्त्र कौन से धारण करके जाएगा जो हारेगा? जैसे कि एनिमल्स की स्किन्स के साथ वो क्लोथ्स बनाते हैं और उसी को वो ड्रेप करते हैं. 13th year they should live disguised among people, and if they are found out, again go into the forest for another 12 years. We or they shall live there, so let the game go on. और हम देख रहे हैं कि जो ये दुर्योधन ने जो प्रस्तावना रखी है अपने फादर के आगे, हम पहले ही अच्छे से समझ रहे हैं कि ये शकुनी और करण के साथ उसने डिस्कस किया है, प्लान किया है डिटेल्ड. और ये फाइनल एक दलील है जो वो अपने पिता के आगे, किंग के आगे रखता है, टू सेव द किंगडम. वी शैल बी फर्मली रूटेड इन द किंगडम एज वी एम्ब्रेस अवर एलीज, जो उसके सपोर्टिंग किंग्स हैं. And keep contented a vast mettlesome invincible army. तो कैसी हमारा आर्मी होगी? जो कि कोई हरा नहीं सकता, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल soldiers होंगे. If they survive the vow after 13 years, we shall vanquish them. उसको पता है कि वो 12-13 साल जो वहां रहेंगे वो मर जाएंगे. अगर वो फिर भी वहां पे रह गए 13 साल तक, तो हम उस आर्मी जो हम क्रिएट करेंगे और भी ज्यादा उसको मेंटेन करेंगे, हम उससे उनका खात्मा एलिमिनेट कर देंगे. ऑल ऑफ अस नो कि जो धृतराष्ट्र है वो सिर्फ कुरुओं का जो वंश है उसको बचाने के लिए लगे हैं. और जब वो पांडवों को वापस बुलाते हैं, उनके मन में यही है कि पांडव को हरा दें, नहीं तो वो बदला लेंगे. द वे द पिक्चर इज क्रिएटेड बाय हिज सन दुर्योधन. और हम ये भी देख रहे हैं कि जो हम ये, जैसे मैंने कहा, लिटरेचर में हमेशा जब हम किसी स्टोरी को अप्रोच करते हैं तो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं. तो ये भी एक दृष्टिकोण है कि जो एक राजा है धृतराष्ट्र ने उस राजा की धर्म को निभाया है, जिसको डर है कि कहीं पांडव जो हैं वो उनको हरा भी ना दें, है ना. और फिर उनके अंदर वो डर भी है कि कहीं वो पांडव हमें दोबारा से ना हरा दें. बट इवन देन वो अपने बेटे को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते और वो ये बात को मान लेते हैं. सो दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट इशू जिस पे आप अपनी जो व्यूज रख सकते हैं, वो है द ब्लाइंडनेस ऑफ लव फॉर द सन, जो कि धृतराष्ट्र के मन में है.